Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Can I start my screen share? Yes, ma'am. And you may Okay. start the session. Thank you. Okay. Thank you so much, ma'am. Good evening, all. Am I audible? Yes, A- ma'am. Am I audible Perfectly audible. and is my screen also visible? Yes, ma'am. AIB exam 20. Yeah. Okay, then. Okay, so today I'll just tell you the way that we are going to do. Today we have to be a really quick because we are going to take up the big subjects today. So what I'm going to do is I'm going to make you mark the important sections. डिटेल में हम नहीं कर पाएंगे, तो अगर जैसे किसी को किसी चीज़ में कोई डाउट है तो डाउट सेशन में आप पूछ लीजिएगा. उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन उठाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड अलॉन्ग विद दैट केस लॉज जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं बताऊंगी. उसके बाद टॉट करेंगे, टॉट के मैक्सिम्स करेंगे. सो दैट इज हाउ आई एम प्लानिंग टू कवर मैक्सिमम पॉसिबल. आईपीसी की मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी. बीएनएस से आप उसको रिलेट कर लीजिएगा. अगर बीएनएस का आपके पास बैर एक्ट है, बीएनएस के फर्स्ट पेज में क्या है, कंपैरिजन है आईपीसी बीएनएस का. सो बी थरो विथ वॉट एवर यू आर. अगर आपने आईपीसी पढ़ा है अपने टाइम पे तो आईपीसी के साथ आप कॉन्फिडेंस से होके जाना. आईपीसी के सारे कंसेप्ट रिवाइज करके जाना ताकि आप बीएनएस के जो चार्ट से ही आप कनेक्ट करके उसको रिवाइज करवा पाओगे. सेम इज द केस विद एविडेंस ऑल्सो, सेम इज case with CRPC also. ठीक है. Okay, so I'll quickly start with CPC once. Kindly mark the important sections of CPC. सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. डेफिनेशन क्लॉज आपको पूरा पढ़ना है सीपीसी का, क्योंकि उसमें एक एक डिटेल्स दिया हुआ है. वो क्वेश्चन डायरेक्टली कंसेप्चुअल क्वेश्चन उसमें से पूछ सकते हैं. उसके बाद डायरेक्टली 2 के बाद आ जाइए 9 पे. 9, 10, 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें कंसेप्ट लाइक रेस जुडिकाटा, रेस सबजुडाइज सब है. तो 9, 10, 11 इज इंपॉर्टेंट. Then you have section 15 and 16. Section 15 and 16. इसमें इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सूट्स कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं, उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस है. देन 19 एंड 26. 16 के बाद डायरेक्टली 19, 26. 26 जब आप स्टडी करेंगे उसको आप रिलेट करेंगे ऑर्डर 4 के साथ. ऑर्डर 4 के साथ. उसके बाद सेक्शन 33. सेक्शन 33 जिसके पास बैरक नहीं है प्लीज एक शीट में लिख लीजिए सब कुछ. सेक्शन 33 जजमेंट डिग्री के बारे में बताया गया है कि कितने दिन के अंदर अंदर आपका डिग्री को फाइनल करना होता है, जजमेंट के बारे में कैसे देना होता है, व्हाट इज जजमेंट डिग्री, ये सब दिया है 33 में. ठीक है, 33. देन 46. 46 में ये चीजें हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, क्या पूछ सकते हैं, क्या नहीं पूछ सकते हैं, ऑल दो थिंग्स. देन यू हैव 55 एंड 57. 55 एंड 57. Then you have 74, 75, 78. 74, 75, 78. ये मैं सेक्शंस बता रही हूँ, ऑर्डर मैं आपको बताऊंगी बाद में. ऑर्डर तकरीबन सारे ही इंपॉर्टेंट है बट मैं आपको बता दूंगी एक बार. 78 के बाद 80 एंड 88. 88 को आपको रीड करना है ऑर्डर 35 के साथ. सेक्शन 88 के साइड में लिख लीजिए, ऑर्डर 35 के साथ रीड करना है उसे. देन सेक्शन 89, 90. 89 एंड 90 उस डील करता है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में, क्या ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ऑल दोस थिंग्स. उसके बाद है आप क्या 96 पे आ जाइए. 96, 97, 100, 104, 107, 109. ओके, आई होप किसी का कुछ रह गया तो चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगी. देन यू हैव सेक्शंस रिलेटेड टू रिविजन, रिविजन रिव्यू, रेफरेंस रिविजन रिव्यू. 113, 113, 114, 115. इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए. इसमें से बहुत काफी बार रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं. रेफरेंस रिव्यू रिविजन है ये. तो ये आपके इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो गए. ठीक है. देन आ जाइए ऑर्डर में. ऑर्डर करने से पहले मैं क्विकली एक बार रिवाइज कर रही हूँ. अगर किसी का कोई एक पॉइंट छूट गया तो आप दोबारा लिख लीजिए, स्पीड में बता रही हूँ. सेक्शन 1, 2, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 26 along with order 4, 33, 46, 55, 57, 74, 75, 78,
80, 88 along with order 35, 89, 90, 96, 97, 100, 104, 107, 109, 113, 114, 115. ओके, अब आते हैं ऑर्डर में। ऑर्डर 1 से लेके 5 सब कुछ इंपॉर्टेंट है। उसमें ऑर्डर 1 में आपको रूल 9 पढ़ना है, सारे रूल्स नहीं करने हैं। ऑर्डर 1 में रूल 9 तो करके ही जाना है, एक बार देखना ही देखना है। ऑर्डर 1 में रूल 9। ऑर्डर 2, ऑर्डर 4 पूरा पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है तो पूरा पढ़ना है। आई एम सो सॉरी। देन ऑर्डर 5, 5, 6, 7, 8, 9 ये भी सारे पढ़ने हैं। इसमें ऐसे ही है, समन, फिर उनको बुलाया जाना, प्रेजेंट करना, ये सब जो प्रोसीजर होता है ना। तो 5, 6, 7, 8, 9 सब इंपॉर्टेंट है। देन ऑर्डर 12, ऑर्डर 12, ऑर्डर 12, ऑर्डर 14, ऑर्डर 14, 14 तो खैर बहुत बहुत इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ प्रोविजन रूल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो 14 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। देन ऑर्डर 17 एडजर्नमेंट बताता है, एडजर्नमेंट। ऑर्डर 21 एक्चुअली बहुत ही लेंथी है, तो आप उतना रीड करो, उससे बेटर है स्किप कर दीजिए। वैसे इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी के फॉर्म में तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट फॉर एआईबी आप एक बार को स्किप कर दीजिए, मतलब उसको इंपॉर्टेंट मार्क करके क्रॉस लगा दो, बिकॉज इट्स वेरी वास्ट। सो इट इज बेटर कि आप लास्ट मोमेंट में उसको रीड करके टाइम ना वेस्ट करो, छोड़ दो उसको। देन ऑर्डर 26, 33, 33 में कुछ पुअर उनके बारे में है। 35 इंटरप्लीडर सूट के बारे में है, कौन कौन हु ऑल कैन ज्वाइन द सूट, इंटरप्लीडर सूट्स। 39, 44, 45, 46, 47, 45 एंड 46 रिलेट्स टू रेफरेंस रिव्यू, तो आपको जो ऊपर सेक्शंस मैंने आपको मार्क कराया था उसके साथ उसको लेके पढ़ना ऑर्डर को। ठीक है, ये हो गया सीपीसी। अब आ जाइए टॉट्स में। अब हेडिंग लिख लीजिए टॉट्स। टॉट्स कराने से पहले मैं आपको कुछ शो करना चाह रही हूँ। एक वर्ड का फाइल मैंने बनाया है। इज द वर्ड फाइल विजिबल मैम, या पीपीटी विजिबल हो रहा है? वर्ड फाइल विजिबल है मैम? इफ यू द वंस हु आर अटेंडिंग काइंडली चैट में बताइए, इस वर्ड फाइल विजिबल है आप लोगों को या पीडीएफ विजिबल? अच्छा, वर्ड फाइल विजिबल नहीं, ओके, देन आई हैव टू स्टॉप माय शेयर एंड स्टार्ट अगेन आई गेस। ओके, पीपीटी विजिबल है। ओके, तो आप में से किसी ने मेरे से लास्ट क्लास में पूछा था कि क्या मैगजीन्स मिल सकते हैं, तो ऑलमोस्ट 100 मैगजीन्स मैंने यहाँ पे कंपाइल किया है। तो ये मैगजीन्स आप रीड कर लीजिए, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस एक बार आप ऐसे देख लीजिए, क्योंकि सिंस आपका पेपर एमसीक्यू है, एक बार आप रीड करके जाएंगे दैट वुड बी इनफ। ठीक है, आई हैव कंपाइल्ड द लीगल मैगजीन जो कि इंपॉर्टेंट है। मैगजीन तो बहुत हैं, हर सब्जेक्ट में बहुत सारे होते हैं, मैंने आप लोगों के लिए एक थोड़ा छोटा सा कंपाइलेशन किया है। टॉट्स में जो इम्पोर्टेंट है वो मैं अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ, बट मैं आपको बस ये फाइल शेयर करा दूंगी। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू सी दिस राइट। टॉट से स्टार्ट करने से पहले एक बार आप एक चीज लिख लीजिए, कंपनी लॉ लिख लीजिए, हेडिंग एक। उसमें 3-4 कंसेप्ट हैं, वो एक बार लिख लीजिए। कंपनी लॉ बहुत छोटा सा है, 3-4 कंसेप्ट हैं और एक केस लॉ का नाम है। आई होप अभी तो आप लोगों को वर्ड फाइल ही दिख रहा है। Can you please share both yesterday and today's files? Yeah, I will be sharing all the files, don't worry. But एक बार पीपीटी मतलब मैं अपडेट कर रही हूँ विथ टाइम, जो जो आप लोग डिमांड कर रहे हो, तो वंस आपका सेशन हो जाएगा तो उसके बाद मैं पीपीटी शेयर कर दूंगी। और ये फाइल तो आप ही लोगों के लिए बनाया है, तो आई डेफिनेटली शेयर इट। सो कंपनी लॉ के हेडिंग में 4 पॉइंट्स लिख लीजिए, फिर हम टॉट में आएंगे। कंपनी लॉ में लिखिए डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, second doctrine of indoor management,
Third, doctrine of constructive notice. Third, doctrine of constructive notice. Next, corporate personality. Corporate personality. And write a case name. It is very very important. अगर कोई भी कंपनी लॉ बोल देता है तो ये केस का नाम आ ही जाता है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन. सोलोमन वर्सेस सोलोमन. मतलब यू कैन नॉट स्टडी अ कंपनी लॉ विदाउट नोइंग दिस केस. इसमें बेसिकली यही बोला गया था कि कॉर्पोरेट पर्सनालिटी आप अलग कर सकते हो, कंपनी अलग होता है, उसके इंडिविजुअल्स अलग होते हैं करके. ठीक है, कंपनी तो वैसे ही रहती है, परपेचुअली रहती है, लोग बदलते रहते हैं बेशक. ये हो गया कंपनी का. बस मेरे को ये बस मैगजीन्स के नाम आपको बताने थे कि ये कंपनी लॉ से रिलेटेड है. आप लोगों में से किसी ने में से लास्ट क्लास में पूछा था ना कि मैम हाउ डू वी रिलेट द सब्जेक्ट टू द टॉपिक टू द सब्जेक्ट. तो ऐसे छोटे 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 अगर चीजें आपको पता हो सब्जेक्ट के बारे में, आप डायरेक्टली रिलेट कर पाओगे. ये बहुत ही एलिमेंट्री चीज है, तो मैंने बस आप लोगों ने पढ़ा है बट जस्ट आपको मैं रिवाइज करवा रही हूँ. अब मैं आपको टॉर्ट में आ जाती हूँ. टॉर्ट में बहुत सारे मैगजीन्स आपके इंपॉर्टेंट है, मैगजीन्स भी इंपॉर्टेंट है. तो मैं क्या बताऊंगी आप लोगों को क्विकली. थोड़ा सा आपको आज स्पीड में लिखना पड़ेगा मेरे साथ. तो टॉर्च जो है ना, टॉर्च कोडिफाइड लॉ नहीं है, अनकोडिफाइड लॉ है. अनकोडिफाइड लॉ का क्या मतलब हुआ, कोई बैराक्टिस का आपके पास अवेलेबल नहीं होगा. तो इसके जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो ये कॉमन लॉ. हम कॉमन लॉ कंट्री हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉमन लॉ कंट्री एंड सिविल लॉ कंट्री. कॉमन लॉ कंट्री है जो प्रेसिडेंट्स को फॉलो करती है, एंड सिविल लॉ कंट्रीज हैं जो खाली स्टैट्यूट्स को देख के फॉलो होते हैं. ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉमन लॉ कंट्री एंड अ सिविल लॉ कंट्री. जस्ट अ सेकेंड. ओके. तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सा प्रोविजन है जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि ये कंटिन्यूशन में होना चाहिए. ये है आर्टिकल 372. तो टॉट हेडिंग लिख के आप ये ऐड कर दीजिए, आर्टिकल 372 कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड सीपीसी का सेक्शन 9. एंड सीपीसी का सेक्शन 9. देर आर फ्यू केसेस ऑफ टॉट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. केस का नाम लिख लीजिए, राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस मंजूबेन नाकुम. राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस मंजूबेन नाकुम. लिख लिया. दूसरा है, अब टॉर्ट लो आपको कहाँ कहाँ से मिलता है. आपको टॉर्ट लो किस किस चीज से डील करता है, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी. जस्ट अ सेकेंड. ओके, एक क्वेश्चन आ सकता है, टॉट, हमने जो वर्ड टॉट है ये कौन से लैंग्वेज से लिया है. टॉट हैज बीन टेकन फ्रॉम अ फ्रेंच लैंग्वेज, एंड प्लीज राइट द नेम जहां से हम. टॉट फ्रेंच, इट मीन्स बिहेवियर विच इज ट्विस्टेड नॉट स्ट्रेट. फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब है समथिंग दैट इज ट्विस्टेड एंड नॉट स्ट्रेट. ये टॉट वर्ड हमने, इसका मतलब आपको हमने फ्रेंच का ये वर्ड, सॉरी आई एम रिपीटिंग, ये टॉट वर्ड एक फ्रेंच वर्ड है. हमने लिया है इसको एक लैटिन टर्म से जो है टॉर्टम, TORTUM. तो अगर ये पूछा जाए आपसे कि ये कहाँ से लिया हमने, कौन से फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन, तो आप लैटिन बोलोगे. ठीक है, नॉट फ्रेंच. द वर्ड टॉट इज इन इटसेल्फ फ्रेंच वर्ड. एंड टॉटम, ऐसा कौन सा केस है जहां पे टॉट वर्ड सबसे पहले बोला गया. तो केस का नाम लिख लीजिए, बोल्टन वर्सेस हार्डी. मतलब टॉर्ट के बारे में, मतलब उस केस में टॉर्ट है क्या है, टॉर्ट करके जो सबसे पहले बोला गया, बोल्टन वर्सेस हार्डी. Thank you for your concern. I have asked my husband to take care of the child. Okay. अब अगला टॉट में क्या जरूरी है आपको,
क्या टॉर्ट कहीं पर डिफाइंड है किसी भी एक्ट में? डिफाइंड है, कहाँ पे डिफाइंड है? इट इज डिफाइंड इन लिमिटेशन एक्ट 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट। इट इज डिफाइंड अंडर 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट। तो यही सब है जो क्वेश्चन में आता है। अभी आपको पता चल गया तो बहुत सिंपली आप इसको आंसर कर पाओगे। उसके बाद टॉर्ट में दो कंसेप्ट है, लिखिए। लॉ ऑफ टॉर्ट वर्सेस लॉ ऑफ टॉर्ट्स। कंसेप्ट क्या है? लॉ ऑफ टॉर्ट वर्सेस लॉ ऑफ टॉर्ट्स। इसको एक टेबल फॉर्मेट में लिखना। लॉ ऑफ टॉर्ट, एक में एस डालना है, एक में एस नहीं डालना। जो लॉ ऑफ टॉर्ट है एक वाइडर प्रिंसिपल है। इसको यूटिलिटी थ्योरी भी बोलते हैं। जिसमें एस नहीं है मैं वो उसका बता रही हूँ, जिसमें एस नहीं है मैं उसका बता रही हूँ। इंडिया में यही फॉलो होता है। इंडिया में यही फॉलो होता है। बेसिकली इसका मतलब क्या है? जो भी सिविल रॉन्ग होगा वो टॉर्ट होगा। सिंपल है कंसेप्ट टॉर्ट का, जिसमें एस नहीं है। टॉर्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट कि जो भी सिविल रॉन्ग हो गया मतलब टॉर्ट हो गया। ठीक है। इसके प्रोपाउनेंट्स हैं विनफील्ड एंड पुलॉक। विनफील्ड एंड पुलॉक। विनफील्ड एंड पुलॉक, ये इसको यूटिलिटी थ्योरी बोलते हैं। लिखवा दिया था मैंने, इसको यूटिलिटी थ्योरी बोलते हैं। If you people keep your cameras on, it would be easier for me to understand whether you are able to follow me, and that is an easier way. Because हम ऑनलाइन में है ना, तो समझ में नहीं आता कि आप कैच अप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर जिसको प्रॉब्लम ना हो कैमरा ऑन करके रखने में, काइंडली कीप योर कैमराज ऑन। ये हो गया। इसमें केस लिख लीजिए, ऐश बी, ऐश बाई वर्सेस वाइट। ऐश बाई वर्सेस वाइट लॉ ऑफ टॉर्ट में, जो हम इंडिया में फॉलो करते हैं उसमें। ओके, आप जो रह गया उसको छोड़ दीजिए, आगे लिखिए। मैं एक बार रिपीट करूंगी, दोबारा कर दूंगी। ठीक है, ये हो गया लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में। एक बार मैं पॉइंट्स रिपीट कर रही हूँ, जिसका रह गया उसको वो लिख लीजिएगा। इसको हम यूटिलिटी थ्योरी बोलते हैं। इसके प्रोपोनेंट विनफील्ड एंड पोलॉक हैं। प्रोपोनेंट्स मतलब किन्होंने ये थ्योरी दिया, विनफील्ड एंड पोलॉक है। इसके मतलब ये होता है ऑल सिविल रॉन्ग टॉर्ट है। हम इंडिया में ये फॉलो करते हैं। ये बहुत ही अच्छा, इंटरव्यू में भी ये AIB तो अलग बात है, इंटरव्यूज में भी ये बहुत पूछा जाता है कि टॉर्ट और टॉर्ट्स में क्या फर्क है। ठीक है। एंड हम कौन सा फॉलो करते हैं? हम लॉ ऑफ टॉर्ट फॉलो करते हैं। उसके बाद आ जाइए, एक इंडियन केस का नाम लिख लीजिए जो लॉ ऑफ टॉर्ट से रिलेटेड है, जिसमें बोला गया है इंडिया में कि हम लॉ ऑफ टॉर्ट फॉलो करते हैं। केस का नाम है वेंकट, सॉरी, ये जस्टिस का नाम है वेंकट चिलाया जस्टिस। केस है जयलक्ष्मी सॉल्ट वर्क, जयलक्ष्मी सॉल्ट वर्क वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। थोड़ा सा कोशिश करिए स्पीड में लिखने के लिए। जयलक्ष्मी सॉल्ट वर्क वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। अब टॉर्ट्स में आ जाइए। लॉ ऑफ टॉर्ट्स, एस वाला जो हम नहीं फॉलो करते हैं। इसका मतलब है जो आइडेंटिफाई करा गया है स्पेसिफिकली वही टॉर्ट है, बाकी कोई चीज टॉर्ट नहीं है। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया। इस थ्योरी को बोलते हैं पिजिन होल थ्योरी। इस थ्योरी को बोलते हैं पिजिन होल थ्योरी। नाम से समझ में आ रहा है, एस लग गया ना, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, पिजन होल थ्योरी। इसके प्रोपोनेंट्स हैं सैलमेंट एंड जेंक्स। सैलमेंट एंड जेंक्स। हम यहाँ पे इंडिया में ये चीज फॉलो नहीं करते। हम वी डोंट फॉलो टॉर्ट्स, वी फॉलो टॉर्ट। अब एक मैक्सिम आ जाइए। टॉर्ट के एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। टॉर्ट कहता है कि ubi jus ibi remedium, ubi jus ibi remedium, which means where there is a wrong there will be remedy। ठीक है, ये आपके इसमें भी लिखा है मैंने वैसे, ubi jus ibi remedium। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? अगर कोई गलत करता है उसका लॉ, अगर लॉ बोलता है उसका सोल्यूशन देगा लॉ, बट उसके एसेंशियल्स क्या क्या है? टॉर्ट में बेसिकली 3 एसेंशियल्स होते हैं। पहला, एक रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन होना चाहिए। दूसरा, उसके कारण कोई डैमेज हुआ हो,
एंड लास्ट में अगर लीगल रेमेडी अवेलेबल है तो लीगल रेमेडी मिलेगा। 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन, कुछ गलत हुआ होना चाहिए, कुछ गलत एक्ट भी हो सकता है, कुछ रॉन्ग ओमिशन भी हो सकता है। ओमिशन मतलब कुछ नहीं करना, एक्ट मतलब कुछ करना, रॉन्गफुल एक्ट, ओमिशन, एंड उसी के कारण कोई डैमेज हुआ हो एंड वो डैमेज लॉ रिकॉग्नाइज करता है कि उसकी रेमेडी लॉ में है। तो ये 3 अगर चीजें होंगी तो टॉर्ट इसको कवर करेगा। अब इसमें 2 मैगजिम्स हैं, वो है डैमनम साइन इंजूरिया, डैमनम साइन इंजूरिया इसका मतलब ब्रैकेट में लिख लिए डैमेज विदाउट इंजरी, डैमेज विदाउट इंजरी। एंड दूसरा मैगजिम है इंजूरिया साइन डैमनम, इंजूरिया साइन डैमनम, इंजरी विदाउट डैमेज। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, लिख लिया है, सपोज आप लोगों ने लिख लिया। डैमनम साइन इंजरी का मतलब है कि डैमेज तो हुआ है बट इंजर नहीं हुआ। इंजर क्या नहीं हुआ, मतलब लॉ के नजरों में कुछ गलत नहीं हुआ। आगे वाले को कोई डैमेज तो कॉज हुआ बट लॉ के नजर में उसको कुछ गलत नहीं हुआ। सिमिलरली इंजूरियस एंड डैमनम का क्या मतलब है, इंजूरियस एंड डैम का मतलब है कि लॉ की नजर में गलत हो गया, बेशक आगे वाले को कोई डैमेज हुआ कि नहीं हुआ। आई विल गिव ए स्मॉल एग्जांपल, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। इंजूरियस एंड डैमनम का एग्जांपल मैं दे रही हूँ। सपोजली मैं वोट करने जा रही थी, जब मैं वोट करने जा रही थी तो मेरे को रोक दिया गया, मेरे को रोक दिया गया और मैं सपोजली XYZ को पॉलिटिकल पार्टी को मैं वोट करना चाह रही थी। अब मेरे को रोक दिया गया और मैं वोट नहीं कर पाई। अब रिजल्ट आ गया 2XYZ ही जीता, बट क्या मेरे को कोई लीगल इंजरी हुई, मेरे को लीगल इंजरी पर डैमेज हुआ, मेरे को कोई डैमेज तो हुआ नहीं। तो यही है आपका कंसेप्ट इंजूरिया साइन डैमनम, इसी का ऑपोजिट डैमेज डैमनम साइन इंजूरिया। ठीक है, तो किसमें है राइट, किसमें है राइट टू स्यू, किसमें है आपका राइट टू स्यू है, लिख सकते हैं आप इंजूरिया साइन डैमनम में। राइट टू स्यू कहां पे है, इंजूरिया साइन डैमनम में। आई एम कीपिंग अ लिटिल फास्ट, आई नो थोड़ा मुश्किल है बट हमारा टाइम के प्रोक्सीमेट में जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा हम कवर करेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ केस लॉस लिख लीजिए। इंजूरिया साइन डैमनम के नीचे ही केस लॉस लिख लीजिए। ये केस लॉस बहुत बहुत मतलब इस वाले टॉपिक में से केस लॉ बहुत पूछा जाता है, तो केसेस के नाम लिखिए। एशबाई वर्सेस वाइट, एशबाई वर्सेस वाइट, ये जो मैंने बोला ना कि वोटर को स्टॉप किया गया बट जिसको वो वोट करने जा रहा था वो जीत गया, बट आपने स्टॉप तो किया ना वोटर को, तो वो गलत है। बेशक उसको कोई डैमेज ना कॉज हुआ, इंजरी कॉज हुआ, लीगल राइट तो हैम्पर हुआ, तो इसको राइट मिलेगा। ये सेम एशबाई वर्सेस वाइट वाला सेम पॉइंट आपको फॉलो किया गया इंडियन केस में। इंडियन केस का नाम लिखिए म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ आगरा, म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ आगरा, म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ आगरा वर्सेस अशरफी लाल, वर्सेस अशरफी लाल। नेक्स्ट भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ JNK, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ JNK, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ JNK। एंड फोर्थ मार्जेटी वर्सेस विलियम बैंक, मार्जेटी, if you want me to spell it, MARZETTI, MARZETTI versus विलियम बैंक, वर्सेस विलियम बैंक। अब डैमनम साइन इंजूरिया नेक्स्ट कंसेप्ट का लिखिए, नेक्स्ट पे जा रहे हैं हम। डैमनम साइन इंजूरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ग्लॉकेस्टर ग्रामर स्कूल केस। आई स्पेल इट फॉर यू, GLOUCESTER, ग्लॉकेस्टर ग्रामर स्कूल केस। अब इसमें क्या हुआ, इसमें मैंने सपोजली एक स्कूल खोला हुआ था, ठीक है, बहुत टाइम से स्कूल चल रहा है, 12 साल से स्कूल चल रहा है। मेरे जस्ट ऑपोजिट में बंदे ने एक और स्कूल खोल दिया, एक और स्कूल खोल दिया।
अब मेरे बहुत सारे लोग, अब मतलब पहले मेरे को एनरोलमेंट 100 200 300 बच्चे मिल जाते थे ईयरली। अब मेरे को खाली 10 बच्चे 15 बच्चे मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो स्कूल बहुत लाविश, बहुत अच्छा, एंड कॉस्ट भी कम एंड फैसिलिटी भी ज्यादा करके खोला। अब क्या मेरे को कोई डैमेज कॉस हुआ? डैमेज तो बहुत ज्यादा कॉस हुआ। पहले मेरे को 200 100 बच्चे मिल जाते थे, अब मेरे को 5 10 मिल रहे हैं। डैमेज बहुत ज्यादा है, बट क्या कोई इंजरी कॉस हुई? लॉ के आईज में क्या ये कुछ गलत हुआ? आगे खोले पीछे खोले, क्या मैं किसी को बोल सकती हूँ कि आगे मेरे स्कूल ना खोले? नहीं बोल सकती। ऐसे कोई इंजरी कॉज नहीं है। तो ये है ग्लॉकस्टर ग्रामर स्कूल, नाम से आपको रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है चेसमोरे वर्सेस रिचार्ड। आई एम स्पेलिंग इट CHESMORE वर्सेस रिचार्ड। टॉट लॉ से आपके केसेस ही पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट एक्टन वर्सेस ACTON वर्सेस BLUNDELL। अब आप बोलोगे मैम आपने इतने सारे केसेस लिखवा दिए, हम कैसे याद करेंगे? याद मत करो, बस लास्ट में चढ़ते चढ़ते एक बार बस रीड करके जाना है इस नोट्स को। मैं आपको बस खाली जो इम्पोर्टेंट, काफी बहुत से नोट केसेस हैं वैसे तो टॉट के, बट जो इम्पोर्टेंट मेरे को लग रहा है टॉपिक जिसमें से आपको पढ़ के ही जाना है, वो मैं आपको लिखवा रही हूँ। एक नेक्स्ट है उषाबेन त्रिवेदी वर्सेस भाग्यलक्ष्मी चित्रा। उषाबेन त्रिवेदी वर्सेस भाग्यलक्ष्मी चित्रा। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिए जनरल डिफेंसेस। जनरल डिफेंसेस, इट्स एक्टन वर्सेस ब्लंडेल, BLUNDELL। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग जनरल डिफेंसेस। बेसिकली आपके 8 जनरल डिफेंसेस है। जनरल डिफेंसेस का क्या मतलब है? गलत तो हुआ, ठीक है, गलत तो हुआ, बट मैं जो जिसने गलत किया डिफेंडेंट ये बोल सकता है कि गलत मैंने इस कारण से किया, ये डिफेंस है मेरा, अब मेरे को प्लीज आप पनिश मत करना। डिफेंस का मतलब समझ में आ गया? डिफेंस का तो एक एक करके हम डिफेंस का नाम लिखेंगे और उसके इंपॉर्टेंट केस लॉज लिखेंगे। 8 है, ठीक है। सबसे पहले वॉलेंटाई नॉट फिट इंजूरिया। वॉलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया। No injury to one who has consented. It's like something that we teach in an entire semester. नॉन फिट वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, डिफेंस ऑफ कंसेंट। इसका बेसिक मतलब क्या है, नाम से ही याद कर लीजिए। वॉलेंटरली अगर आप किसी चीज के लिए हाँ कर देते हैं तो आप बाद में ये नहीं बोल सकते कि मेरे को ये लॉस हुआ। इसका छोटा सा एग्जांपल है, सपोजली मैंने कैब बुक किया, ठीक है, कैब बुक करने के बाद मैं कैब में बैठी एंड कैब में बैठने के कारण कुछ हल्की से एक्सीडेंट हुआ या मेरे को चोट लग गया। क्या मैं कैब ड्राइवर को ये बोलूंगी कि मेरे को इंजरी के पैसे निकाल के दो? मैं ये नहीं मांग सकती। मैं अपने खुद के विश से कैब को सब एनालाइज करके मैं अपनी विश फ्री विल से जब मैंने एक्सेप्ट करके वहां बैठी हूँ, तो इतना बहुत मेरे को डैमेज पता होना चाहिए होगा या एक्सीडेंट। अब ग्रेव अगर मिस्टेक है, अगर ड्रंकर्ड स्टेट में अगर वो गाड़ी चला रहा है, तो मेरे को ये डिफेंस नहीं मिलेगा उस बंदे को, अदरवाइज मिलेगा। एक और एग्जांपल दे देती हूँ। सपोजली मैं कार रेस देखने जा रही थी। कार रेस में मैं क्राउड में बैठी हूँ एंड क्राउड में जब मैं बैठी थी तो कार ऐसे यू टर्न लेते हुए में एक उड़ के उसका कोई पार्ट जो है क्राउड में किसी को लग गया। क्या वो क्राउड में जो बंदा बैठा है वो फाइल सूट फाइल कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अपने वॉलेंटरली वहां जाके वो क्राउड में बैठा है। तो उसको पता होना चाहिए जब आप कोई ऐसे स्पोर्ट देखने जाते हो, कभी बॉल लग जाती है तो, या फिर कभी कोई भी पार्ट आके आपको लग सकता है, तो दैट इज पार्ट ऑफ गेम एंड यू शुड बी अवेयर एंड यू शुड बी रेडी फॉर सच थिंग्स। वॉचिंग अ क्रिकेट इन द स्टेडियम, करेक्ट, ये सब आपके पार्ट स्टेडियम में होता है। तो केस का नाम लिखिए, हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेस केस। हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेस केस। ये कार वाला जो मैंने एग्जांपल दिया वो है ये। एंड दूसरा पद्मावती वर्सेस दुगा नायिका। पद्मावती वर्सेस दुगा नायिका। ये जो कार में लिफ्ट दिया ना वाला एग्जांपल मैंने दिया था वो है पद्मावती वर्सेस दुगा नायिका। ये वॉलेंटाई वर्ड जो है ये समझाया गया है आपके आर वर्सेस विलियम में। आर वर्सेस विलियम। नेक्स्ट एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड का क्या मतलब है? कुछ ऐसा होना जिसमें ह्यूमन का कोई कंट्रोल नहीं था,
तो जब ह्यूमन की गलती ही नहीं है तो उसको नहीं हेल्प करना चाहिए, एक्ट ऑफ गॉड के कारण हुआ है। तो एक्ट ऑफ गॉड में आप लिख लीजिए केस का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, बहुत पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, निकोलस वर्सेस मार्शलैंड। निकोलस वर्सेस मार्शलैंड। निकोलस वर्सेस मार्शलैंड। इसमें क्या हुआ, बहुत ज्यादा हैवी रेन के कारण एक कंस्ट्रक्शन गिर गया एंड उसके कारण से लोगों की मौत हो जाती है। तो बंदा बोलता है कि इतना हैवी रेन मैंने तो नहीं कराया, इतना ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि हैवी रेन इतना ज्यादा वो उसने ये वाला डिफेंस लिया, उसको ये डिफेंस मिल गया। निकोलस वर्सेस मार्शलैंड। नेक्स्ट है कलुलाल वर्सेस हेमचंद। कलुलाल वर्सेस हेमचंद। कलुलाल वर्सेस हेमचंद। एक्ट ऑफ गॉड का एक एक्सेप्शन है, वो लिख लीजिए, एक्सेप्शन ऑफ एक्ट ऑफ गॉड। एक्सेप्शन है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एक्सेप्शन ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। नेक्स्ट इज नेक्स्ट डिफेंस, थर्ड डिफेंस, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का क्या मतलब है, अगर गवर्नमेंट ने ही कुछ इम्यूनिटीज दिए हुए हैं तो उसमें कवर नहीं होता। जैसे आप लोगों को पता होगा कुछ कुछ इम्यूनिटीज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, तो वैसे कुछ मान लीजिए सोवरेन काम करने के लिए, स्टेट के सोवरेन एक्ट करते हुए में अगर कुछ गलत हो जाता है तो वो लाइबिलिटी नहीं होती उन लोगों की। नेक्स्ट है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। नेक्स्ट है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, उसमें मैक्सिम लिख लीजिए, मैक्सिम लिख लीजिए, एक्स टूरपाई कॉसा नॉन ऑबिटर एक्शियो। इसका बेसिकली मतलब है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। ये हेडिंग तो आपने लिख ही लिया होगा ना, यही मतलब है इसका कि वो प्लेंटिफ की भी गलती है, तो खाली डिफेंडेंट की गलती नहीं है। इसमें केस का नाम लिखिए, बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक। नेक्स्ट है मिस्टेक। नेक्स्ट डिफेंस है मिस्टेक। नेक्स्ट सिक्स्थ है इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल एक्सीडेंट, इसमें केस है इनएविटेबल एक्सीडेंट में ब्राउन वर्सेस कैंडल। ब्राउन वर्सेस कैंडल। होम्स वर्सेस माथर। नेक्स्ट है डिफेंस प्राइवेट डिफेंस, कि आपने प्राइवेट डिफेंस में यूज किया, प्राइवेट डिफेंस। एंड लास्ट इज नेसेसिटी। लास्ट इज नेसेसिटी। नेसेसिटी में केस लिख लीजिए, आईपीसी का केस है वैसे, चेरुबीन ग्रेगरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। चेरुबीन ग्रेगरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये खत्म हो गया, डिफेंसेस खत्म हो गया आपके। अब कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला हेडिंग लिखिए वाइकेरियस लाइबिलिटी। वाइकेरियस लाइबिलिटी। वाइकेरियस लाइबिलिटी। केस का नाम लिखिए, कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। नेक्स्ट नागेंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ एपी। नागेंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ एपी। एंड लास्ट नीलाबती नीलाबटी बहेरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। नीलाबटी बहेरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। एक और टॉपिक लिखिए, स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के नीचे केस लिखिए, राइलैंड वर्सेस फ्लेचर। राइलैंड वर्सेस फ्लेचर, RYLAND, राइलैंड वर्सेस फ्लेचर, FLETCHER। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में केस लिखिए, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट एक टॉपिक लिखिए, रिमोटनेस ऑफ डैमेज। रिमोटनेस ऑफ डैमेज। रिमोटनेस ऑफ डैमेज में बेसिकली ये बात होती है कि आपका जो डैमेज कॉज हुआ है वो बहुत ज्यादा रिमोट नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा दूर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूर का रिलेशन होता उसको आप लाइबिलिटी नहीं क्लेम कर सकते। तो इट शुड बी क्लोज इनफ कि आप बोल सकते हो कि हाँ इसी की गलती कारण हुआ है।
रिमोटनेस ऑफ डैमेज में टेस्ट ऑफ रिमोटनेस में है, उसका केस का नाम लिख लीजिए बस। एक है पॉली पॉलीमिस, RE गैप POLEMIS, रिपॉलीमिस वर्सेस फर्नेस। एंड दूसरा केस है ओवरसीज ओवरसीज टैंक शिप वर्सेस मोट्स डॉक इंजीनियरिंग। इसको वैगन माउंड केस भी बोलते हैं, इसको वैगन माउंड केस भी बोलते हैं। ठीक है, हो गया। मतलब कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा मैंने आपको ऐसे रिवाइज करवा दिया। अगला हम कर लेते हैं कंपनीज एक्ट, कंपनीज नहीं सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन करने से पहले मैं आपको बस एक लेबर कोड के बारे में, एक नया चीज जो आया वो बताना चाह रही थी। एक्चुअली एक न्यू लेबर कोड आया है जिसमें से अभी ऑलरेडी लेबर लॉज ऑलमोस्ट 40 लेबर लॉज हैं आपके इंडिया में, ठीक है, जो कि फॉलो होता है। इसमें से इन सब को कंबाइन करके 4 हेडिंग में डाल के इन्होंने 4 कोड बनाया है, ठीक है। वो बस 4 कोड के आप नाम लिख लीजिए ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। वो 4 हैं। कोड ऑन वेजेस, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, थर्ड सोशल सिक्योरिटी कोड, एंड लास्ट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। ठीक है, अब ये कोड आपको लेके जाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, पास हो गया है, पिछले साल ही पास हो गया। ओके, फोर्थ वन इज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, तो सिंस ये पास नहीं हुआ इसलिए अभी इसमें से क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे कि इसके प्रोविजंस क्या क्या हैं। अभी आपको आपके पुराने लेबर कोड्स ही देखने हैं। उससे मुझे याद आया, मैं आपको एक चीज बता रही, ये MCQ तो सॉरी, ये मैगजीन तो मैं आपको भेजूंगी। मैंने ना एक चीज किया है सब्जेक्ट वाइज, आपको ये PPT में दिखाना चाह रही थी मैं। आप इसको कंटेंट को देखना जाके एक बार आराम से। यहाँ पे ना मैंने सब्जेक्ट वाइज, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के इंपॉर्टेंट क्या क्या टॉपिक्स हैं, ठीक है, IPC के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मतलब ये तो देख के जाना ही जाना है, इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, CRPC का, ऐसे सारे सब्जेक्ट के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। एक ये चीज किया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, सारे आपके 10 के 10 जो जो बैराक्स आपको ले जाने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है ले जाना, वो एक जगह लिख दिया है, क्योंकि आपको ये ना लगे कौन सा बैरक ले जाऊं कौन सा छोड़ के जाऊं। अब ये लिस्ट निकाल लेना और इसमें से जितने आपके पास बैरक्स है आप सब ले जाना, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये PPT में मैंने ये भी मेंशन कर दिया है, नाम सबके नाम मेंशन कर दिया और टॉपिक वाइज ये मेंशन कर दिया, ठीक है। अब चलो इसमें आ जाते हैं अगला। नाउ कमिंग बैक टू योर कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाते हैं जल्दी से। अब कॉन्स्टिट्यूशन में देखो, अभी तो मैं बहुत ही ब्रीफ में आपको ये बता सकती हूँ कि क्या करना, क्या छोड़ के आप जाने का सोच ही नहीं सकते। यहाँ जैसे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है ना, सबसे पहले सेलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब हुआ कि हमने प्रियम्बल कहाँ से लिया, हम कौन कौन से कंट्री से, हमारा सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एंड ये सब डिटेल। उसके बाद इसमें से इतने सिंपल सिंपल भी क्वेश्चन आते हैं ना कि फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में है, तो आपको सबसे पहले तो इंडेक्स रट के जाना है कि पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 4 में क्या है, पार्ट 5 में क्या है। तो इम्पोर्टेंट तो ये पार्ट है। उसके बाद जुडिशरी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव आप कैसे करोगे, आप ये देखो कि पहले स्टेट आता है कि पहले सेंटर आता है, तो सारे प्रोविजन ऑफ सेंटर पहले आता है, एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट, एंड ऐसे सिमिलरली आपका स्टेट आता है सेकेंड हाफ में। इमरजेंसी के प्रोविजंस आपको करने हैं। इमरजेंसी के प्रोविजंस में आपको ये देखना है कि कौन से टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, आपके 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी या नेशनल इमरजेंसी। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो आजकल जिसका मैंने आपको कल भी रेफरेंस दिया था, 16th प्रेसिडेंशियल डिफरेंस आया है ना, जिसके थ्रू ये बताया गया कि गवर्नर एंड उन पे आप ऐसे कोई टाइम लिमिट सेट नहीं कर सकते। तमिलनाडु गवर्नर्स केस है ना,
लेट मी जस्ट सी अगर मैंने नाम लिखा है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, बट जो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते वो आपको मैं पार्ट मार्क करवा देती हूँ। सबसे पहले पार्ट 3, पार्ट 4, डीपीएसपी ना, सारे डीपीएसपी की हेडिंग देख जाना। पार्ट 3, पार्ट 4, सारे स्केड्यूल्स के डिटेल्स, स्केड्यूल में क्या लिखा है करके, कौन से स्केड्यूल में, 7 स्केड्यूल में क्या दिया है, ऐसे लुक इनटू दैट। एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स इसमें लिखा नहीं है, बट वो भी ऐड करिए। अमेंडमेंट्स कि लेटेस्ट अमेंडमेंट्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। अब एक हेडिंग लिखिए जजमेंट्स, हेडिंग लिखिए जजमेंट्स। 2018 से लेके 2025 में जो सबसे ज्यादा मेरे को इंपॉर्टेंट जजमेंट्स लगे हैं, बहुत ज्यादा बल्क में नहीं है, 5-10 मैंने निकाले हैं, उसका आप बस नाम जल्दी से लिखिए। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अयोध्या लैंड डिस्प्यूट केस। हम क्वेश्चंस कल प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। अयोध्या लैंड डिस्प्यूट केस। नेक्स्ट, एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी। नेक्स्ट, कौशल किशोर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कौशल किशोर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, in re right to privacy of adolescent, in re right to privacy of adolescent. And last, Anjum Kedari versus Union of India, Anjum Kedari versus Union of India. अब 2025 हेडिंग लिखिए। 2025 के जो सबसे लेटेस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सारे हैं, उसमें से जो मुझे बेसिक लगे, जो कि ये तो आपको एक लाइन तो एटलीस्ट देख के जाना है। इसमें नाम लिखिए, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। नेक्स्ट, एआई जज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया जज एसोसिएशन को मैंने शॉर्ट में लिखा है, अगर आपको शॉर्ट से याद नहीं आएगा तो ऑल इंडिया लिख लीजिए। एआई जज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसी से आया वो एग्जाम में 3 साल वाला, 3 साल का प्रैक्टिस मैंडेटरी है लोअर जुडिशरी में करने से। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट शुगर कंपनी लिमिटेड वर्सेस, इंडिपेंडेंट शुगर कंपनी लिमिटेड वर्सेस गिरीश श्रीराम जुनेजा। I'm so sorry. Independent Sugar Company Limited versus Girish Sriram Juneja. Next, Gayatri Balaswamy versus MS ISG Novasoft, Novasoft. जस्ट लेट मी सी कोई लेटेस्ट और कोई रहता है कि नहीं। ठीक, हाँ ये हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बता दिया आपको कैसे अप्रोच करना है। अब थोड़ा सा आईपीआर बता देती हूँ, आईपीआर बता देती हूँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जस्ट अ सेकेंड। अभी देखो आईपीआर में क्या है, बहुत सारे एक्ट है आपके, पहले एक्ट के नाम लिख लीजिए। ट्रेडमार्क एक्ट 1999,
ट्रेडमार्क एक्ट 1999, डिजाइन एक्ट 2000, कॉपीराइट एक्ट, पेटेंट एक्ट, जीआई, जीआई इज जोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, जीआई ऑफ गुड्स। अब एक काम कर लीजिए, इन्हीं की साइड में मैं आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी लिखवा दूं, आप बैरक्स ओपन करने से बेटर है। कॉपीराइट एक्ट में लिखिए 2O 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 2XX 2XX 37 38 52B 53A 52 53 51। कुछ रिपीट तो नहीं करा दिया मैंने? 52। Vijay Amani, kindly do not use your pen on the screen. 52 53 51, right? अब ट्रेडमार्क में लिख लीजिए सेक्शन 3 7 10 9 12 7 10 9 12। पेटेंट में लिख लीजिए 3 7 10 11 3 7 10 11। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में लिख लीजिए सेक्शन 9, फिर डेफिनेशन ऑफ जीआई। अब मैं आपको 10 मिनट में थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता देती हूँ ताकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ। ट्रेडमार्क क्या होता है कि आपको एक मार्क मिल जाता है और उस मार्क से आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हो, उसको ट्रेडमार्क बोलते हो, उसको ट्रेडमार्क हम बोलते हैं। ट्रेडमार्क सबसे पहले ट्रेडमार्क जो है, अब एज अ स्टोरी आप सुन लीजिए, मैं अपना नोट्स जस्ट रिवाइज करके आपको बता रही हूँ। ट्रिप्स एग्रीमेंट हुआ था, उसके बेसिस पे आपका ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का बेसिकली मतलब है समथिंग दैट यू कैन नॉट टच बट इट इज द इंटेलेक्ट यूज हुआ है इस प्रॉपर्टी को बनाने में, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ट्रेडमार्क हो गया। ट्रेडमार्क का डेफिनेशन आपका दिया है 21ZB, ठीक है। ट्रेडमार्क क्या होता है करके डिफाइन किया गया 21ZB में। ये जो है ट्रिप्स एग्रीमेंट से आया है। ट्रिप्स एग्रीमेंट का इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिख लीजिए 15, आर्टिकल 15 ऑफ ट्रिप्स, TRIPS कैप्स में है, ट्रिप्स एग्रीमेंट का आर्टिकल 15। उसके बाद मार्क डिफाइन किया गया है 21M में। 21M में आपका मार्क डिफाइन किया गया कि क्या क्या चीज ट्रेडमार्क में क्या क्या चीज मार्क क्या क्या है जिससे आप रिलेट करते हो प्रोडक्ट को, है ना। जैसे आपने देखा होगा जैसे डिफरेंट डिफरेंट कार्स, टाटा का एक एम्बलम अलग है, लोगो लोगो अलग है, मैकडोनल्ड्स के अपने अलग अलग हैं, स्विगी का अपना एक फोटो होता है ना जिससे आप रिलेट कर पाते हो, हाँ ये तो स्विगी है, ये तो मैकडोनल्ड्स है, तो ये सब इसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। इसको रजिस्टर करवाना रहता है। इनिशियल रजिस्ट्रेशन होता है 10 ईयर्स का। 10 ईयर्स सबका इंपॉर्टेंट है, लिखिए। ट्रेडमार्क का 10 ईयर है 10 ईयर्स। ट्रेडमार्क का 10 ईयर है 10 ईयर्स and can be renewed for ultimate time, can be renewed for ultimate time। आपका जो मार्क होता है ना उसका उसका थोड़ा सा वो डिस्टिंक्टिव होना चाहिए बाकी सब मार्क से, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक वर्ड है डिस्टिंक्टनेस। डिस्टिंक्टनेस डिस्टिंक्टिवनेस स्पेलिंग बता देती हूँ, DISTINCTIVENESS, डिस्टिंक्टिवनेस। पॉइंट समझ में आ गया? वो अलग होना चाहिए बाकी सब मार्क से, मतलब इस मार्क को देखते ही पता चल जाए, जैसे आप देख रहे हो ये मार्क देख के आपको समझ में आना चाहिए कि मैं कौन से कंपनी के बारे में बोल रही हूँ, ये ऐसा कोई मार्क बनाया हो तो इस मार्क से पता चल गया कि मैं कौन से कंपनी। तो मार्क कैसा होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, मतलब बाकियों से हटके होना चाहिए, डिस्टिंक्टिवनेस। एंड ध्यान रखिए ये बस आपको मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है इसलिए बता रही हूँ मैं कि आपका मार्क जो है ना ज्यादा जनरल नहीं होना चाहिए, टू जेनरिक नहीं चीजें यूज नहीं कर सकते हो, एंड कुछ डिस्क्रिप्टिव मीनिंग होना चाहिए आपके मार्क को। एंड इन्वेंशन के लिए कोई आपको यू हैव टू इन्वेंट योर ओन मार्क, कोई पुराने वाले को आप इधर उधर कलर चेंज करके आप प्रेजेंट नहीं कर सकते। सपोजली एप्पल का इधर का काटा हुआ के बदले उधर काट के आपने ट्रेडमार्क क्या रजिस्टर करवा सकते हो, नहीं। समझ रहे हो? एप्पल का यू हैव टू बी इन्वेंटिव, यू हैव टू यूज समथिंग न्यू न्यू इनोवेशन व्हेन यू आर मेकिंग योर मार्क। उसके बाद रूल है ट्रेडमार्क रूल ऑफ 2002,
बस ये लिख लीजिए, ऐसा रूल है, 2002 में आया हुआ रूल है, जो कि जरूरी है। ये डिस्क्रिप्टिव का मतलब सेक्शन 9 में दिया है, इसलिए मैंने आपको मार्क करवाया, सेक्शन 9 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन को क्या आप कभी भी ऑफिसर्स जो है रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज कर सकते हैं, वो मना कर सकते हैं दो ग्राउंड में, एब्सोल्यूट ग्राउंड, रिलेटिव ग्राउंड, सेक्शन 9 एंड सेक्शन 11। एब्सोल्यूट रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन, एब्सोल्यूट ग्राउंड, रिलेटिव ग्राउंड, एब्सोल्यूट ग्राउंड सेक्शन 9, रिलेटिव ग्राउंड सेक्शन 11। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडमार्क हो सकता है, प्रोडक्ट ट्रेडमार्क हो सकता है, सर्विस ट्रेडमार्क हो सकता है, कलेक्टिव ट्रेडमार्क, सर्टिफिकेट ट्रेडमार्क, सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क जैसे हो गया ना आईएसआई मार्क, गोल्ड में लगता है कुछ मार्क, तो वो सब मार्क जो है सर्टिफिकेशन मार्क है। तो आपके मार्क के टाइप्स हैं कुछ, साउंड मार्क, स्लोगन टैग मार्क। प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका दिया है 18 से 23, या आप अपने नोट्स में बस लिखते जाइए, थक गए होंगे ना लिख लिख के, 1 घंटे से लिख ही रहे हैं। 23 टू 18 टू 23। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, आपको छोटा सा मैं ये रीजन बता देती हूँ। जैसे आपका कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आपका क्वेश्चन आ गया कि रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, आपको बस ये हल्का सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ओपन बुक है, बुक तो आपके पास होगा, बट रेफर करने में टाइम ना वेस्ट हो, आपको इतना सा आइडिया होना चाहिए कि कौन से पोर्शन में, क्या इनिशियल सेक्शंस में है कि बाद के सेक्शंस में। तो आपका बस इसीलिए मैं बता रही हूँ, प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन 18 से लेकर 23 है। एंड ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया, 10 साल के लिए ड्यूरेशन पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सारे सारे आपके ट्रेडमार्क पे। ये हो गया। अब लास्ट एक लिख लीजिए, रेमेडीज। अगर आप कुछ इन्फ्रिंज करते हैं ट्रेडमार्क का, रेमेडीज कहाँ पे है, 134, 135। सिविल रेमेडी भी है, क्रिमिनल रेमेडी भी है, सिविल भी है, क्रिमिनल भी है। एक कंसेप्ट है पासिंग ऑफ, सेक्शन 27 में है वो, कंसेप्ट ऑफ पासिंग ऑफ सेक्शन 27 में है। एंड इन्फ्रिंजमेंट सेक्शन 2930, इन्फ्रिंजमेंट सेक्शन 2930। ये हो गया आपका ट्रेडमार्क। का पेटेंट पे आ जाइए। पेटेंट का टेन्योर लिख लीजिए सबसे पहले, 20 साल, 20 इयर्स। पेटेंट का टेन्योर है 20 इयर्स। पेटेंट ग्रांट होता है, ग्रांट ऑफ पेटेंट सेक्शन 43। मैं आपको बेयर मिनिमल लिखवा रही हूँ। इसका रिलीफ मिलता है सेक्शन 108 में, सेक्शन 108 में। दैट इज इट। अब आ जाइए जोग्राफिकल इंडिकेशन। जोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब, अच्छा पेटेंट का मतलब क्या होता है, जब आप कोई कुछ चीज नया इन्वेंट करते हो, तो आप आप अथॉरिटीज को जाते हो, बताते हो कि ये सब इन्वेंटिव स्टेप्स हैं। जैसे मैंने कोई नई दवाई बनाई, या मैंने कोई ऐसे नया मशीन बनाया जिससे ब्रीथिंग प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगा, तो ये सब क्या है, नए नए इन्वेंशन है। डिस्कवरी को पेटेंट नहीं मिलता है, इन्वेंशन को ही पेटेंट मिलता है। आपने अपना प्रोडक्ट कैसे बनाया है, उसका इन्वेंटिव स्टेप्स आपको अपने अथॉरिटी को बताना पड़ता है, अथॉरिटी चेक करती है कि ऐसा कोई पुराना पेटेंट तो नहीं है, एंड उसके बाद आपको पेटेंट मिल जाता है। अगला जोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है। जोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब बेसिकली ये होता है, किसी एक जोग्राफिकल एरिया से आप जब आप रिलेट कर सको किसी चीज को, तो उसको आप जोग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हो। जैसे कहीं का मैंगो, कहीं का राइस, कहीं का कोई स्पाइस, तो वो एक्ट आपका डील, ये है जोग्राफिकल इंडिकेशन। ये आया इन द ईयर फोर्स में आया 15 सितंबर 2003 में, एंड इसका ऑफिस चेन्नई में है। अब बस आज के लिए एक लास्ट एक्ट और कर लेते हैं। कॉपीराइट एक्ट, कॉपीराइट एक्ट। कॉपीराइट का मतलब मैं बताना चाह रही हूँ। कॉपीराइट का मतलब बेसिकली होता है जब कोई आर्टिस्ट कोई बुक लिखता है,
या कोई सॉन्ग गाता है, तो ये कोई आर्टिस्टिक चीजें, ये जो सारे परफॉर्मेंस राइट कॉपीराइट के अंदर ही आता है। परफॉर्मेंस राइट है कुछ, जब कोई चीज कोई परफॉर्म कर रहा है, इट कैन बी समथिंग लाइक अ बुक ऑल्सो। एंड जब वो ऑथर को क्या मिलता है, जो ये लिखता है बनाता है, उसको मिलता है कॉपीराइट। ठीक है, उसको मिलता है कॉपीराइट। इसमें एक कंसेप्ट है, वो मेरे को, अगर मैं इसका ड्यूरेशन लिख लेते हैं पहले। ओके, ड्यूरेशन मुझे नहीं मिल रहा है, एक सेकेंड। उससे पहले आपका जो वर्क होना चाहिए वो ओरिजिनल वर्क होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने 10 जगह से एक चीज को कॉपी पेस्ट करके आपने एक नया किताब बना दिया। तो क्या यू कैन यू टेक जस्ट अ सेकंड, आई एम सीइंग सम चैट हियर। यस, रॉयल्टी। हाँ, लाइफ टाइम ऑफ ऑथर, राइट। टेन्योर इज लाइफ टाइम ऑफ ऑथर प्लस आई थिंक प्लस 60 years। यस, लाइफ टाइम ऑफ ऑथर प्लस 60 years है। यस। एक्चुअली ना इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स है, लाइफ टाइम ऑफ ऑथर प्लस 60 years। डिफरेंट डिफरेंट कॉपीराइट जनरल रूल ये है प्लस 60 years। मैं बस वो चीज़ ढूंढना चाह रही थी, मैं कुछ गलत ना बता दूं। ओके, कैसे कैसे राइट्स मिलते हैं, कुछ आपको इकोनॉमिकल राइट्स मिलते हैं, कुछ आपको मोरल राइट्स मिलते हैं। इकोनॉमिकल राइट्स मेंशन्ड है आपके सेक्शन 14 में, लिख लीजिए जल्दी से। इकोनॉमिकल राइट्स मेंशन्ड है सेक्शन 14 में, एंड मोरल राइट्स मेंशन्ड है सेक्शन 57 में। इसका चैप्टर 4 इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, चैप्टर 4 इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। एक सेक्शन है चैप्टर 3 का, वो भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 3, सॉरी 3 नहीं 13, सेक्शन 13 इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ कुछ कंसेप्ट है, जब सपोजली अगर मैं किसी को रखवा के कोई नोट्स बनवा रही हूँ, तो वो नोट्स का कॉपीराइट किसको मिलेगा, जो बना रहा है उसको मिलेगा या मेरे को मिलेगा? मेरे को मिलेगा, क्योंकि मेरे कहने पे वो बस बना रहा है, तो इट इज बेसिकली माई वर्क। अगर कोई गवर्नमेंट का काम कर रहा है तो उसका कॉपीराइट किसको मिलेगा? गवर्नमेंट को मिलेगा। अगर कोई अगर कोई एड्रेस कर रहा है, स्पीच डिलीवर कर रहा है, तो जो भी स्पीच डिलीवर कर रहा है उसको कॉपीराइट मिलता है। अगर किसी के बिहाफ में कर रहा है, तो वो जिसके बिहाफ में कर रहा है कॉपीराइट उस बंदे के हाथ में होगा। ये छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। जब म्यूजिक बनता है तो किसका पास कॉपीराइट होता है? कंपोजर के पास कॉपीराइट होता है। ठीक है, किसके पास होता है? कंपोजर के पास। फर्स्ट ओनर जो होता है, ऑथर जो होता है, उसके पास आपका कॉपीराइट होता है। प्रोड्यूसर, अगर कोई सिनेमोग्राफिक फिल्म है, ये नोट मत करो, ये मैं आपको बस बता रही हूँ ताकि आपको वही कंसेप्ट पता हो कि कोई साउंड रिकॉर्डिंग है, ये जो फिल्म्स हमारी बनती हैं, इन सब के कॉपीराइट्स किसके पास होते हैं? इन सब के कॉपीराइट्स होते हैं आपके प्रोड्यूसर्स के पास। ठीक है, अब कुछ मैंने ये लिखवा, अगर लिखवाने में बस चेक कर लेना, ये सब सेक्शन नंबर्स मैंने मार्क करवाया कि नहीं मार्क करवाया है। 18, 19A, 20, 21, then 38 performance right, 38 performance right। इसका टेन्योर जैसे मैंने आपको बताया लाइफ टाइम प्लस 60 years। एंड 52 इंपॉर्टेंट है। 52 बेसिकली ये बोलता है कि कुछ यूज करना, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप इस चीज के लिए यूज कर रहे हो तो इसको आप कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट नहीं बोल सकते। इसका सिविल रेमेडी है 55 में, क्रिमिनल रेमेडी है 63 में। ठीक है, हो गया हमारा आईपीआर भी हो गया। इन सब के आप क्या देख के जाओगे? डेट ऑफ एनफोर्समेंट, डेट ऑफ कमिंग इनटू फोर्स। ठीक है, अब है, अब मेरे को व्हाट सब्जेक्ट कैन बी टेकन छोटे ड्यूरेशन में, एक बार देखो हमारे टॉपिक देख लेते हैं एक बार। मैं एक काम करती हूँ, अब कुछ ऐसा बता देती हूँ जो कि आपको लिखना ना पड़े। जैसे अभी आपका एक कंसेप्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। साइबर लॉ में आप आईटी एक्ट देख लीजिएगा। आईटी एक्ट का भी लिखवा दूँ मैं इंपॉर्टेंट सेक्शन। आईटी एक्ट का भी इंपॉर्टेंट सेक्शन लिख लीजिए, तो काम डन हो जाएगा। वर्क वुड बी डन। वेयर इज आईटी एक्ट?
जस्ट अ सेकंड प्लीज। एक्चुअली इतने सारे बैरक्स हैं ना, मैंने भी यहाँ पे स्टैक कर लिया अपनी साइड में। आप लोग को पढ़ाने बैठी हूँ, आई एम आल्सो स्टैक्ड ऑल माय बैरक्स। गिव मी 2 minutes, लेट मी जस्ट ओपन माय IT Act. ओके, आई ओपन माय IT Act. आप IT Act लिख के इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। सबसे पहले IT Act में लिखिए यूनिसिट्रल, दैट इज यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। उसी कन्वेंशन के बेसिस पे ही इवॉल्व होते 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 आपका ये पर्टिकुलर एक्ट आया है। ठीक है, इसका फर्स्ट, इसके दो स्केड्यूल्स हैं। पहला स्केड्यूल बोलता है कि एक्ट कहाँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट में अप्लाई नहीं करता, IT एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं करता, फर्स्ट स्केड्यूल ये बोलता है। एंड सेकंड स्केड्यूल आपको बताता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन आप कैसे देते हो। इसका सेक्शन 2 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 के बाद आप डायरेक्टली आ जाइए 43 से लेके 45 तक, 43 से लेके 45 तक। उसके बाद डायरेक्टली आ जाइए 65 पे, डायरेक्टली आ जाइए 65 पे। 65, 66, 66A, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 66A। ये पूरा 66 जो बहुत सारे प्रोविजन 66 के इंपॉर्टेंट है। इसके 72 को इंपॉर्टेंट मार्क करो। 72, 66, 67 सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 67C के बाद 70, 71, 72, 74 तक सारे इंपॉर्टेंट है। बस ऊपर 2-3 रह गए हैं, प्लीज वो नोट कर लीजिए। सेक्शन 4, 5, 8, 10, 10A and 17 and 17 and 17, 46, 47 अगर मैंने मार्क नहीं करवाया हो तो 46, 47, हाँ दैट इज इट IT एक्ट के लिए। और कोई छोटा एक्ट है? अगला आप सेल ऑफ गुड्स भी लिख लीजिए, सेल ऑफ गुड्स के इंपॉर्टेंट सेक्शन लिख लीजिए। सेल ऑफ गुड्स 1930 है यहाँ पे, सेल ऑफ गुड्स मेंशन है? नहीं आ रहा इन दो पे, नहीं नॉट मेंशन। एक्स्ट्रा क्यों पढ़ना? NI का मार्क कर लेते हैं। NI में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 13, उसमें डिफाइन किया गया NI क्या होता है। NI आपके 3 चीज होते हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। 4, 5, 6। NI क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है 13 में बताया गया है, उसके अंदर 3 है, 4, 5, 6, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। उसके बाद होल्डर इन ड्यू कोर्स 9, सेक्शन 9। उसके बाद इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसपे बहुत केस लॉस चलते हैं 135, मतलब बहुत सारे लॉयर्स तो यही 135 पे ही केस चला रहे हैं, जिंदगी चला रहे हैं अपने 135 पे, चेक बाउंस। तो 134, 135, 137 इंपॉर्टेंट है। और लिख लीजिए इसमें कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं, सिंस ये अमेंडमेंट्स आए हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। 143A, 148, 143A और 148।
दैट इज इट। मैंने काफी सारे एक्ट्स कवर कर दिए। 138। हाँ हाँ 138। आई सेड 135 शायद, है ना? इट्स 138। आई स्टार्टेड थिंकिंग कंपनी लॉ का CSR, वो 135 है। 138, आई एम रियली सॉरी, आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ। 138 है चेक बाउंस का। हाँ हाँ यू आर राइट, 138 है चेक बाउंस का। मैं जल्दी से कंपनी लॉ में चली गई, CSR है 135 में इस एक्ट का। थैंक यू फॉर द करेक्शन। 138 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसमें मैंने बोला ना लॉयर्स बहुत सारे एडवोकेट्स इसी पे डील करते। 138 डिसऑनर ऑफ चेक हो गया। ये हो गया जो आपको करके ही जाना है। IT एक्ट भी करा दिया, बता दिया इसमें इंपॉर्टेंट क्या। अभी इफ पॉसिबल कंज्यूमर और लिखना है या कल करना है? हाँ हाँ वो मैं बंद करा दूंगी। ओके ठीक है, तो फिर कंज्यूमर लिख लीजिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ओके ओके जल्दी से लिख लीजिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। डेफिनेशन क्लॉज कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ये मार्क कर लीजिए सबसे पहले। 2 के अंडर 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक्चुअली पूरा से 2 पढ़ लीजिए, 2 पूरा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आपको एक चैप्टर बनाना है, मतलब एक टेबल बनाना है। टेबल में ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस, 4 हॉरिजॉन्टल, सॉरी 4 वर्टिकल लाइंस बना लीजिए। 4 वर्टिकल लाइंस बना लीजिए। एक्चुअली है क्या, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 3 लेवल में कुछ काउंसिल्स हैं। ठीक है, 3 लेवल में काउंसिल्स हैं। वो काउंसिल्स हैं, एक है सेंटर लेवल पे, एक है स्टेट लेवल पे, एक है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, तो जो सेंटर लेवल पे है, मैंने बोला ना 4 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है, 3 वर्टिकल लाइन बनाना है। ठीक है, फर्स्ट वर्टिकल लाइन में सेक्शंस आप लिखेंगे CCPC। CCPC इज काउंसिल सेंटर में जो है। CCPC आप शॉर्ट में लिखिए, आप जब बैरा खोलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने ये क्या लिखा है। CCPC सेक्शन 3, 4, 5 में CCPC के बारे में, 3, 4, 5 CCPC के बारे में है। इसको एस्टैब्लिश करती है फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड बाय, हेडिंग लिखिए एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, CG सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एडवाइजरी काउंसिल है, तीनों एडवाइजरी काउंसिल है। ये एडवाइस करती है आपके पूरे नेशन में, नेशन वाइड। ये मीटिंग्स कितनी करती है? वन मीटिंग। एक ईयर में कितनी मीटिंग करती है? 1 मीटिंग। हो गया। अब आ जाओ इस पे, SCPC। SCPC स्टेट काउंसिल, स्टेट काउंसिल है SCPC। इसको किसने एस्टैब्लिश किया होगा? स्टेट गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है। ये भी एडवाइजरी काउंसिल है, प्रमोशन करती है सब विद इन स्टेट्स, ये विद इन स्टेट्स करती है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 6। इसमें मीटिंग 2 है, एक साल में 2 बार मिलते हैं, 2 टाइम्स। ये सब मिनिमम है, हाँ इससे ज्यादा मिलना चाह रहे हैं वो मिल सकते हैं, ये सब मिनिमम है। लास्ट है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, DCPC। DCPC इसको एस्टैब्लिश करती है स्टेट गवर्नमेंट, ये विद इन डिस्ट्रिक्ट करती है। इसका सेक्शन है सेक्शन 8, ये मिनिमम 2 टाइम मीट करते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका 2 और कंसेप्ट है। एक है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी।
अभी जो हमने काउंसिल्स बात करें, 3 लेवल में काउंसिल की बात करें ना, अब हम एक अथॉरिटी की बात करें। काउंसिल का मेन काम क्या था? एडवाइजरी देना, एडवाइस देना किस चीज के लिए? कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। ऐसा काम कौन करता है? काउंसिल करता है। उसके बाद आता है आपका CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये 10 से लेके 27 में है, और इसको डिफाइन किया गया 2 सब क्लॉज 4 में। 2(4) में डिफाइंड है। पहले हमने काउंसिल किया ना, अब हम कर रहे हैं क्या? अथॉरिटी। अच्छा, इनका जो मेन इनको कौन रेगुलेट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता है। इनका मेन काम क्या होता है ये समझ लेते हैं, ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अगर कोई कहीं जाके सर्च एंड सीजर करना है तो वो करते हैं, अगर इंक्वायरी करनी है वो करते हैं। तो इनका काम समझ में आ रहा है कैसा है? इन्वेस्टिगेटरी काम करना, इन्वेस्टिगेशन करना, ये कोई कंप्लेंट फाइल अ कंप्लेंट, इंटरवीन करना, रिव्यू करना, रिसर्च करना, एनकरेज करना एनजीओ को कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए ये अथॉरिटी का ये काम है। अंडरस्टूड? अब आ जाते हैं, और इसको हेड कौन करता है? इसको हेड करता है डीजी, हेडेड बाय डीजी। एंड इसके जो अपील है ना, कहाँ जाते हैं? सेक्शन 24 में बताया गया है। CCPA का अपील जाता है, सेक्शन 24 में बताया गया है, टू नेशनल कमीशन, टू नेशनल कमीशन, टू नेशनल कमीशन। अगला आ जाते हैं कमीशन पे। पहला काउंसिल किया, फिर अथॉरिटी किया, अब हम क्या करने वाले हैं? कमीशन। ये 3 वर्ड्स आप ध्यान रखना, ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, कि अगर आपको ढूंढना है कुछ कमीशन के बारे में तो आप कब आओगे? लास्ट में आओगे, लास्ट के सेक्शंस में आओगे। अब जो कमीशंस की हम बात कर रहे हैं, ये भी आपके 3 लेवल में है। अब इसमें लेवल जैसे जब हमने काउंसिल किया था ना, तो काउंसिल में नेशनल लेवल के सेक्शन सबसे ऊपर आए थे, फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट आया था ना। इसमें थोड़ा उल्टा है। इसमें सबसे पहले सेक्शन डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताता है, फिर स्टेट के बारे में, फिर नेशनल के बारे में। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, हेडिंग ये है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। I'm fumbling, I'm sorry, but it is कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। इसके 3 लेवल मैंने क्या बताया? डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल। डिस्ट्रिक्ट आपका सेक्शन 28 से स्टार्ट हो रहा है, स्टेट आपका 42 से स्टार्ट हो रहा है, एंड नेशनल 53 से स्टार्ट हो रहा है। तीनों में हेड होगा प्रेसिडेंट, एंड दो मेंबर, 2 मेंबर हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में, उनके प्रेसिडेंट के अंडर, बाकी 2 में 4 मेंबर हैं मिनिमम। क्वालिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट का सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा। तीनों में कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सब मेंबर्स के, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा। इसके जुरिस्डिक्शन में चेंज आया है अमेंडमेंट के थ्रू, इसलिए इस जुरिस्डिक्शन के सेक्शन नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 30, मैं पहले डिस्ट्रिक्ट बताऊंगी, फिर स्टेट बताऊंगी, फिर सेंटर बताऊंगी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का सेक्शन है, जुरिस्डिक्शन का सेक्शन है 34, स्टेट का 47, सेंटर का 58। मीडिएशन में जा सकते हैं केसेस, सेक्शन 37, सेक्शन 37। रिव्यू कर सकते हैं डिसीजन, 40 डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का 50 एंड सेंटर का 60। अपील में जाएगा डिस्ट्रिक्ट का 41, स्टेट का 51 एंड सेंटर का सेक्शन नंबर मेंशन नहीं किया वो मैंने, बट उसका जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। लास्ट स्टेट नेशनल वाले का जाएगा सुप्रीम कोर्ट में अपील। इसमें लिमिटेशन पीरियड 2 साल का है, अधिकतर हर जगह लिमिटेशन 3 साल का होता है, यहाँ पे 2 साल का है।
उसके बाद एक सेक्शन 72 इम्पोर्टेंट मार्क करो। अगर आपने जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में किसी ने गए और कुछ लेके आए, रिजल्ट का अगर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं हुआ तो फाइन कटता है, वो है 72 में। अब एक और सेक्शन में नोट करो, मीडिएशन, सेक्शन 74। बस दैट इज इट। कंपटीशन एक्ट है आप लोगों का? नहीं है। आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे। अब Ma'am, so I'll yes ma'am. I'll ask the student to if they have any kind of question. Yes, now the portal. If anybody have any kind of question, you just unmute yourself and ask question directly to the Yes, ma'am. yes, I have heard this, Mihir. I will be taking it up tomorrow. Anything else? Also, one request, madam. One Sorry? request, You madam. please continue. Yeah, thank you. Thank you so much. Sorry for the interruption. See, please guide us either tomorrow, like how we have to go for sections, Yes, how we yes. have to I find I it. I've mentioned the same earlier also. Tomorrow we'll start with taking PYQ. Okay, like cases, and also you have given the cases, but that is the answer. That is a Not just we have to go through the case study. there are sir, there are ample of cases. So I can do one thing. I'll just send you few clicks of my notes so that if you want the details of the cases, you can find it there. Okay, please, please. It will very useful for us to Hmm. have a look, and even we will be able to get a very good, let's say, Mhm. reference. Fine. Thank you so Anything much. else? In case there is some doubt that you have, you can mail me the same, and as much as possible, I'll try to revert. Okay, madam. Yes, Thank you, madam. material. I think once the class is over, I'll share the material so that you get the most updated ones. And also, madam, whatever you are taking now, so we whether we'll get the same. You will get the same PDF and PPT. Whatever I'm showing on screen, you will be shared. Those things will be shared with you. Okay, see whatever you are saying, sections and other landmark cases. So you'll be sharing those details, right, after the classes, after end of the classes. No, no, you had to write all those things in class Yeah, I'm only. making a note of it. Yes, yes. I was like, did you not make the note of it? No, no, I won't be giving because if I start, I'll be very honest with you. It would be like per subject that would be like 100 pages of my notes. I have given you points that I have marked and I made crisp notes of it, and there is no that is for only readable for me. So I have told you by word of mouth. You have prepared your own notes. That would be sufficient for you to attend the paper. Okay, okay. Because very few things have missed out. Okay. Is that with section number or case law? Both. Okay. That is why I told that you can you could have mentioned in the chat box too. I'll see what I can send. I'll as much as possible I'll send so because it is not practically possible for me to send almost like 25 subjects, and each subject would be having almost like 100 pages of my I mean, notes. just send me only important thing. That's enough. I'll see what I can send. Also, can we get the recording? That I am not sure. You will have to ask the coordinators. I think I've received it, but due to hectic schedule, not able to have a look. Anyway, I'll just try to have a look maybe after the end of the session. So, sir, if you are getting the recordings, then I think it would be easier for you to just go back and see wherever you have left. मतलब जहाँ आपका छूट गया आप वो देख सकते हो ना? नहीं, पहले मेरे को तो देखना पड़ेगा ना, उसके बाद ही मेरे को भी मालूम पड़ेगा ना कि मतलब पूरी सेशन कवर हुआ है, क्या हुआ। मैम आपका ना वॉइस का टोन ब्रेक हो रहा है. Ma'am, can you please suggest us the short trick to read the Bear Act? Short trick to read the Bear. Yes, tomorrow Yes, when we will start the PYQs, you'll understand how we have to relate because in the question to CRPC, PYQ. I'm facing very much trouble in
by in CRPC order numbers मेरे को locate ही नहीं हो रहे वहाँ पे order numbers कैसे पढ़ेंगे मैम? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कल हम जब हम PYQs उठाएंगे ना, तो हम यही देखेंगे स्पेसिफिकली कि बाय वर्ड्स हम कैसे ट्रेस बैक कर सकते हैं। कोई शॉर्ट कीज कुछ इस तरह से हो हाँ कि हाँ जिससे हाँ, हम कैच कर पाए उसको हम्म, बेयर एक्ट को रीड करने की कोई शॉर्ट ट्रिक प्लीज बता समझ दीजिए। गई समझ गई। Madam, also, थैंक यू। matlab, couple of bare acts is not available. लाइक सर इंडियन कोड इज अ प्लेस वेयर यू कैन फाइंड एंगर, जैसे बिल्कुल कहीं मिल नहीं रहा, वैसे तो ना मिले ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, बट स्टिल इफ यू आर नॉट गेटिंग, आप इंडियन कोड से डाउनलोड करके ले जा सकते हो। बस ये ध्यान अच्छा, रखना कमेंट्स ना हो उसमें, इंडियन कोड Indian code. अच्छा, वो website है. वेबसाइट अच्छा, okay, okay. धन्यवाद. दैट इज एफिलिएटेड टू गवर्नमेंट ओनली, सो वहाँ पे कुछ एडिशनल कमेंट्स होते नहीं अच्छा, है। वो notes ले जा सकते हैं क्या? Allowed है? नोट्स नहीं ले जा सकते सर, नहीं, ओनली द मतलब बैराक जो प्रिंट। bare acts, अच्छा. एनीथिंग मैडम एल्स? वन रिक्वेस्ट। हाँ हाँ यस सर। मैडम एक तो जो आपने लीडिंग केसेस बताए थे सब्जेक्ट वाइज, उसमें कुछ ना क्लैरिटी नहीं आई वर्ड्स में, मैं नोट किए थे, अच्छा अच्छा लेकिन ओके। यदि आप जो इम्पोर्टेंट लीडिंग केसेस हैं जिससे रिलेटेड हैं वो यदि आप शेयर कर देंगे तो इट विल बी फाइन फॉर अस। सर आई विल जस्ट सी व्हाट आई कैन शेयर। आई सेकेंडली, जो इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट्स बताए हैं तो सब्जेक्ट वाइज, वो एक बार और कल हाँ कल वो तो रिपीट सर कर मेरे दीजिएगा या नोट पीपीटी करा में भी है। दीजिएगा। हाँ हाँ, टॉपिक सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी मेरे आप है वो पीपीटी में नोट है। करा, मतलब आप शेयर कर दीजिए हाँ तो और इजी रहेगा। राइट राइट, है वो ना? शेयर हो जाएंगे और आपको। तीसरा, जो आपने बोला है जो चीज इम्पोर्टेंट है, हम्म वो यदि कहीं नोट्स वगैरह है तो वो शेयर कर देंगे तो उसको रीड आउट कर लेंगे हम, क्योंकि अब पेपर तो अभी नेक्स्ट वीक में है, राइट। तो हमारे पास भी है सफिशिएंट टाइम टू रीड इट, तो उसको रिपीट रिपीट रिवाइज भी कर लेंगे, और जो लीडिंग केसेस है एक दो बार रिपीट कर लेंगे, तो यदि वो आ गया तो सर व्हाट आई एम सेइंग इज आप फोकस रखिए, बैराक का इंडेक्स एक बार रीड करिए। टाइम एक ही हफ्ता है, आपको अभी फोकस ये करना है कि आप इंडेक्स रीड करके क्या आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अभी इंस्टेड ऑफ रीडिंग फ्रॉम 10 डिफरेंट प्लेसेस, अभी जैसे मैंने क्लास में आपको बताया इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो बताया ना, बाकी आपके पास अभी एक्चुअली पूरा बैराक रीड करने का भी टाइम नहीं है, तो आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया खाली आप उसका हेडिंग हेडिंग रीड करिए, वो भी आप पूरा मत रीड करिए, बस हेडिंग रीड करिए। एंड आप अपने सारे बैराक स्पेशली द वंस दैट आर, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर से इतना पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट में क्या है, एंड कहाँ है आपका स्टेट लेजिस्लेचर, कहाँ है आपका बाकी अमेंडमेंट्स बेसिक कौन कौन से हैं, तो ये सब आपके टिप्स में होने चाहिए ताकि आप एमसीक्यू को अटेम्प्ट कर पाओ। Madam, और एक question है, whether we have any special book for exclusively for case laws? एक्सक्लूसिवली फॉर केस लॉज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट टुगेदर आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, नहीं बट मिलेगा. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया तो वो सब ओनली केस लॉज करके तो कोई बुक नहीं है ऐसा। Book नहीं. Thank you, madam. Ma'am, tomorrow would it be possible to cover BNS, BNSS, and उसके CRPC and इंपॉर्टेंट सेक्शंस IPC? मैं मार्क करवा दूंगी। Hanji. हम्म, I mean, along with the PYQs, it'll be nice if you can cover the major acts tomorrow. राइट, एटलीस्ट मैं आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन तो मार्क कराई दूंगी। That is very helpफुल, ma'am. Thank you so much. And also revision of at least one question paper. हाँ हाँ फाइन। हाँ तो वील स्टार्ट विद PYQs ओनली सर, सो एनीथिंग एल्स? Thank No you, ma'am, madam. thank you ma'am. ओके थैंक यू सो I मच think, ma'am, गाइस, there गुड is no इवनिंग। more question. राइट So we can wind up today's session. Thank you राइट so राइट, much, ma'am, for taking today's lecture. थैंक यू Thank सो you. मच, आई होप एवरीबडी आर फाइंडिंग इट हेल्पफुल। थैंक यू। Yes ma'am, thank you so much. Thank you, madam. Thank you.